हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में ऑन किलिंग ए ट्री। सेकेंड स्टैंजा पे अब हम आते हैं कि सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal, and from close to the ground we rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size। तो क्या कह रहा है कि जैसे कि लास्ट टाइम पे कहा कि एक कट से उसको नहीं मार सकता है, तो वो कह रहा है कि हाँ अगर आप ट्राई कर लो, आप हैक कर लो, आप चॉप कर लो इसके ब्रांचेस को या इसके मेन ट्रंक को, ठीक है, मगर इसी से इसकी मौत नहीं होगी। ठीक है, इसी से ही इसकी मौत नहीं होगी। तो यहाँ पे एक मेटाफोरिकल एक लाइन भी उन्होंने यूज किया है, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क को किससे इसने तशबीह दी है? ब्लीडिंग बार्क को जिस तरह से इंसान ब्लीड होता है जब उसको कट करते हैं, तो उसी तरह कह रहा है कि जिस तरह से आप इस पेड़ को कट कर रहे हो तो इसमें से जो ये बार्क है इसमें से सैप होगा, वो सैप निकलेगा, तो यानी इसका इस प्लांट का खून बहेगा, मगर खून बहने के बाद वो हील होगा। ठीक है, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स अगेन। और फिर जहां से कटा हुआ है वहां से जो ग्राउंड के नजदीक होगा वहां से फिर से और टहनियां निकलेगी, फिर से पत्ते निकलेंगे। और अगर इन पत्तियों को और इन टहनियों को हम ऐसे ही अनचेक्ड रखें तो ये फिर से एक बहुत बड़ा एक पेड़ बन सकता है और अपनी पहली की जो शेप है वो दोबारा हासिल कर सकता है। सो ही सेज दैट killing a tree is not a simple job. You can't simply cut or destroy a kill a plant or a tree by a simple jab of knife or axe. He has the capacity to grow again. ठीक है ना, he has that signs of life in her, the plant. So इस वाले स्टेंजा में ये उस अजमत को बयान करता है प्लांट की, कि आप एक कट से नहीं मार सकते, उस कट को मारोगे उसका खून बहेगा, मगर वो उसमें उस प्रॉब्लम से, उस ट्रेजेडी से बाहर निकलने की उसमें कुव्वत है और फिर से वो अपने आप को रिगेन कर सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ह्यूमन लाइफ में भी इससे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो कि इस लाइन से कि लाइक प्लांट्स हैव द कैपेसिटी टू रीग्रो फ्रॉम दियर जो जैब्स या इससे, इसी तरह इंसान में भी कुव्वत है कि वो अपने बैड फेजेस से निकल के बाहर आ सकता है और फिर से अपनी लाइफ को रिक्लेम कर सकता है। नाउ इन द थर्ड स्टैंजा, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। तो यहाँ क्या कह रहा है? नो, वो कह रहा है कि नहीं। किसे कह रहा है कि, यानी इस बारे में कि नहीं तुम इस तरह से नहीं मार सकते। वो कहता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं मार सकते हो, तुम्हें अगर इसको मारना है तो क्या करना है, तुम्हें इस पेड़ को पूरे इसके जड़ के समेत जमीन से निकालना है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। कौन सी अर्थ? जो इसको थामे हुए है, जो इसको सदियों से क्या पकड़ के रखी हुई है, इसको नरिशमेंट दे रही है, इसको नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स है लाइफ के लिए वो दे रही है। और आपको क्या करना है, आपको इसको अगर पेड़ को जमीन से बाहर निकालना है, इसके उस ग्रिप से इसके ऊपर रस्सी बांधना है, हाँ, और इसको खींचना है, और इसको खींचना है इस हद तक कि ये पूरा जमीन से बाहर निकल आए। और किस से निकल आए? आउट फ्रॉम द अर्थ की, यानी कि जमीन के उस गुफा से मतलब यानी कि उस दामन से जहां पे उसे वो मोहब्बत मिल रही है, जहां पे उसे वो न्यूट्रिशन मिल रहा है, जहां पे वो उसे वो एलिमेंट्स ऑफ लाइफ मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो सस्टेन कर रहा है। तो उस गुफा से निकालने के लिए आपको ये सारी चीजें, ये सारी मशक्कतें करनी हैं। And the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside। और वहां पे आपको क्या दिखेगा? वहां पे आपको दिखेगा कौन सा, की जो उसके रूट्स हैं जिसने उसको संभाल के रखा था, आपको उसको निकालने के बाद वो व्हाइट कलर के, वो वेट कलर के, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं और जो सबसे ज्यादा छुप के हैं, यानी कि जमीन में है मगर उसी जमीन के में रहने की वजह से उस पेड़ को तनावरी मिल रही थी। ठीक है ना, और सदियों से, सालों से वो जमीन में रह के
उस प्लांट को वो नरिशमेंट दे रही थी, बट जब उस प्लांट को जब हम बाहर निकालते हैं तो जो उस प्लांट का जो मेजर जो एलिमेंट है उस रूट को हम देखते हैं कि वो किस कदर उसकी हालत हो गई है, कैसा है, कौन था वो चीज जो इस प्लांट को इतनी कुव्वत अता फरमा रहा था इतने सालों से. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू हैव टू बी वेरी हार्टलेस टू डू दिस एफर्ट, दैट यानी कि किसी के अंदर से उसकी जान निकालने के बराबर है एक पेड़ को उसके यानी कि उसकी वॉर्म से, माँ की उस गोदी में से, उस अर्थ की उस गोदी में से निकाल के उसको बाहर निकालना है. फिर उसके बाद क्या होगा, जब एक बार आप उसको पेड़ से बाहर निकालोगे तो वहां क्या होगा, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग. ठीक, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन. ठीक, और ग्राउंड ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड इट्स डन. तो क्या होगा, एक बार जब वो बाहर निकालोगे उसको, ठीक है, तो क्या होगा, हवा और पानी की जो मार है उसके वजह से वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, उसके पत्ते निकल जाएगा और लास्ट में उसकी जो भी एलिमेंट्स ऑफ लाइफ उसके अंदर हैं वो सारे निकल जाएंगे. और इस एंड लास्ट में वर्ड देखिए, एंड दैट इज डन. और इस तरह से होगी क्या, एक प्लांट की मौत या एक ट्री की मौत. So in all these 1, 2, 3, 4 stanza, he tries to relate the incidents of killing a tree, and he simply tries to say and evoke the sensitivity that killing a tree is not a heartful event. It's not a fun. ठीक है ना, it takes a lot of क्या, बेदिली, heartlessness to kill a tree, and the images and the lines and the words that he explained in these stanzas tries to give us an image, certain image, that how it is difficult to kill a tree. ठीक है, and also gives a message that we should be sensitive towards our trees and plants. Then only we can be considered as a good human being. So this is a wrap for today. We conclude this. Here are some literary devices. कि यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है, इसमें इंजैपमेंट यूज हुआ है जहाँ पे एक सेंटेंस 2 से ज्यादा लाइन्स तक कंटिन्यू हुआ है, जैसे कि नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट फीट. ठीक, सो हियर वी कंक्लूड आवर चैप्टर. यहाँ पे कुछ मेटाफर है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे कि लेप्रस हाइड है, ब्लीडिंग बाक है, एलिट्रेशन में है ब्लीडिंग बाक, वाइट एंड वेट, रेपिटेशन में है पुल्ड आउट. ठीक है, सो वी कंक्लूड दिस ऑन किलिंग अ ट्री. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग.